बलियान ने जताया दुख। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रतापगढ़ दौरा रहने वाला है। मां बेल्हा देवी के दर्शन करेंगे सीएम। 500 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी सीएम बांटेंगे। शासन प्रशासन पूरी तरह इसको लेकर अलर्ट है। जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रतापगढ़ दौरा बेहद अहम, जहां पर परियोजनाओं की सौगात लेकर वो पहुंचेंगे और इसी के साथ साथ शासन प्रशासन यहां पर तैयारी में जुटा हुआ है। मां बेल्हा देवी के दर्शन करेंगे सीएम और कल ये दौरा रहने वाला है, जहां पर 500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी अपने साथ लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ प्रतापगढ़ पहुंचेंगे। लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों वितरित कराए जाएंगे। तो ऐसे में प्रदेशवासियों के लिए बेहद खास दिन। आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है जब संजय निषाद ने गठबंधन तोड़ने का बयान दिया था। इसके बाद पहली बार उन्होंने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात की। ये बैठक दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक रिश्तों में सुधार और आगे की रणनीति पर चर्चा के संकेत मानी जा रही है। राजनीतिक विशेषज्ञ इसे गठबंधन के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण कदम बता रहे हैं। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां संभल घटना को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। इस संबंध में प्रमुख गृह सचिव संजय प्रसाद ने बयान जारी करते हुए कहा कि रिपोर्ट का गहन अध्ययन करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। संजय प्रसाद ने बताया कि सरकार ने इस मामले को लेकर पारदर्शिता बनाए रखने के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया था, ताकि घटना से जुड़ी सभी तथ्यों की निष्पक्षता से जांच हो सके। आइए सुनते हैं उन्होंने आगे क्या कुछ कहा। जो संभल में जो घटना हुई थी उसके जांच के लिए जो प्रदेश सरकार ने जो न्यायिक आयोग गठित किया था, आज उन्होंने अपनी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी है और उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ी खबर गाजियाबाद से है, जहां पुलिस कमिश्नरेट में आयोजित सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम में महिला पुलिस बल ने सक्रिय भाग लिया। प्रशिक्षकों ने महिलाओं को सरल और प्रभावी आत्मरक्षा तकनीकें सिखाई। अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर आलोक प्रियदर्शी ने प्रशिक्षण की उपयोगिता पर जोर देते हुए कहा कि इससे महिला पुलिसकर्मियों का आत्मविश्वास बढ़ता है और वे हर चुनौती का सामना कर सकती हैं। एसीपी प्रिया श्रीपाल ने भी कार्यक्रम की प्रशंसा की और कहा कि इस तरह के प्रशिक्षण महिला पुलिस बल की क्षमता को लगातार मजबूत करते हैं। देखिए, एसीपी वेयर सिटी ने एक इनिशिएटिव लिया है। उन्होंने आज यहाँ कवच नाम की टीम को बुलाया है। ये कवच जो है ये सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग सीआईएसएफ और अन्य जितने भी फोर्सेज हैं, आर्मी में भी, एनएसजी, सबको ये लोग देते हैं। आज उनसे रिक्वेस्ट करके उनको बुलाया गया है ताकि ट्रेनिंग का कुछ पार्ट हमारे यहाँ जो महिला प्रशिक्षु हैं उनको भी, जो लेडी सब इंस्पेक्टर्स हैं, उनको बताया जा सके। आप जानते हैं महिला सुरक्षा को लेकर के शासन बहुत गंभीर है। गाजियाबाद में एक विशेष प्रोग्राम आयोजित किया गया है, जहां पे एक कवच संस्था है जिसके द्वारा महिला पुलिसकर्मियों को एक ट्रेनिंग दी जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में एसी प्रिंसिपल मौजूद हैं। इन सब जानेंगे कि इस तरह की ट्रेनिंग है, क्या मामला है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, किस तरह का कार्यक्रम है, कितने दिनों तक चलेगा? ये गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट की एक अनोखी पहल है। ये हमारे आदरणीय सीपी सर का ये विजन था कि हमारे स्टाफ के अपग्रेडेशन और उनके स्किल एनहांसमेंट के लिए भी कुछ मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए। ऑल्दो सभी को जो एक्चुअल ट्रेनिंग होती है, जो रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग होती है, उसमें सब सिखाया जाता है, लेकिन क्योंकि लैक ऑफ प्रैक्टिस होती है, कोई रिविजन नहीं होता, तो वो हो सकता है ज़रूरत पड़ने पे 5 साल 10 साल बाद वो लोग उसे एक्चुअल में एग्जीक्यूट ना कर सकें। इसलिए ज़रूरी है कि समय समय पे इसे इस तरीके के प्रोग्राम्स आयोजित किया जा सके। तो अभी हमने ये 2 दिवसीय प्रोग्राम, कवच एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है हमारे देश की, जो ये अनआर्म्ड कॉम्बैट स्किल्स में, टैक्टिकल स्किल्स में डील करती है। ये सीएसएफ, एटीएस और कमांडोज और देश के अलग अलग प्रांतों की पुलिस सर्विसेज के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो हमारे लिए भी ये सौभाग्य की बात है कि आज गाजियाबाद पुलिस के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस भी इनके साथ जुड़ गया है और हम इस तरीके की ट्रेनिंग प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर पाए हैं। मैम, ये कितने दिनों का प्रोग्राम रहेगा और इसमें आज कितने पुलिसकर्मियों ने हिस्सा लिया है? ये कुल 2 दिनों का प्रोग्राम है, जिसमें आज आप देख सकते हैं कि महिला अधिकारी और कर्मचारियों के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है
और कल जो है पुरुष अधिकारी और कर्मचारी रहेंगे। 2 दिवस में जो है कुल अभी जो ये फर्स्ट बैच है, इसलिए 200 ट्रेनीज को रखा गया है। तो ये थी हमारे साथ में इसी प्रिंसिपल, इन्होंने बताया कि 2 दिन तक का ये प्रोग्राम रहेगा, जिसमें कवच जो संस्था है वो ट्रेनिंग देगी कि किस तरीके से अगर जब हम वर्दी में नहीं होते हैं तो उस तरह हम किस तरह बचाव कर सकते हैं और आगे और लोगों की हम किस तरह मदद कर सकते हैं। गाजियाबाद से मैं RNTV नेशनल मोहित गौतम। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से, जहां पर 98 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं के संचालन को लेकर एक खबर है। विभूति खंड और चिन्हट में समेकित विकास होगा और लखनऊ में सीएम ग्रिड्स को लेकर एक बड़ी खबर, जहां पर लखनऊ की सड़कों पर अब विकास का पहिया दौड़ता नजर आएगा। मेयर ने करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास यहां पर किया है और ऐसे में बड़ी सौगात यहां पर प्रदेशवासियों को मिलते हुए लखनऊ में सीएम ग्रिड्स फेज 2 का शिलान्यास हुआ है। 98 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं इससे संचालित होंगी। विभूति खंड और चिन्हट में समुचित विकास होगा। आगे बढ़ेंगे, खबर बाराबंकी से है, जहां वैष्णो देवी दर्शन को गए 32 श्रद्धालु जम्मू में फंस गए और सभी की वापसी 27 अगस्त को थी, लेकिन पठानकोट में पुल टूटने से ट्रेन रद्द हो गई। श्रद्धालु श्री बांके बिहारी गोरखा मंदिर जम्मू में ठहरे हैं। श्रद्धालु ने वीडियो जारी कर मदद की अपील की है। भोजन, आवास और वापसी को लेकर श्रद्धालु परेशान है। परिजनों ने सरकार से जल्द सहायता की मांग की है। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां वैष्णो देवी यात्रा के दौरान लैंडस्लाइड में मुजफ्फरनगर के 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। रामपुरी मोहल्ले से 23 लोगों का ग्रुप यात्रा पर गया था, जिनमें से कई घायल और कुछ अब भी लापता हैं। मृतकों में 2 सगे भाई, मां बेटी और पड़ोसी शामिल हैं। दर्शन कर लौटते समय यह हादसा हुआ। पूर्व मंत्री संजीव बलियान ने पीड़ित परिवारों से मिलकर दुख जताया और जम्मू प्रशासन से फोन पर बात कर मदद मांगी। प्रभु, कल तक तो यही सूचना थी कि कार्तिक नाम के नवयुवक की डेथ हुई, लेकिन अभी पता लगा 2 घंटे पहले कि रामपुरी मोहल्ले से करीब 5 लोग और हैं जिनकी डेथ हो चुकी है। मतलब मृत्यु का आंकड़ा मुजफ्फरनगर जनपद का 6 पहुंच चुका है और काफी लोग घायल हैं। ये भी नहीं पता, कुछ लोग गायब भी हैं अभी। अब तो यही है कि इस तरह से घायल हैं उनका सही उपचार हो, जिनकी डेथ हो चुकी है डेड बॉडी परिवार के पास पहुंच जाए, जिससे अंतिम संस्कार किया जा सके। यही प्रयास है कि प्रशासन के द्वारा किस तरह से ऐसी व्यवस्था, क्योंकि रास्ता भी बंद था, लेकिन अभी सूचना मिली है शायद पठानकोट से आगे का रास्ता खुल गया है। तो रास्ता खुल गया तो प्रयास करेंगे कि जो डेथ हो चुकी है जिनकी डेड बॉडी जल्दी जल्दी वापस पहुंच जाएं, जो घायल हैं वो वापस जल्दी आ जाए। ये प्रयास हम सब करेंगे। भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। सदर तहसील क्षेत्र में तालाब की जमीन पर अवैध प्लॉटिंग करने वालों पर बुलडोजर चला दिया गया है। जिला अधिकारी हर्षिता माथुर के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। सूत्रों के मुताबिक सदर तहसील के किशुनपुर राय इलाके में तालाब की जमीन पर करोड़ों की प्लॉटिंग की जा रही थी। सरकारी अभिलेखों में गाटा संख्या 31 तालाब के रूप में दर्ज है, लेकिन भूमाफिया इस सुरक्षित जमीन को बेच रहे थे। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को शिकायत मिली और जांच में आरोप सही पाए गए और इसी के साथ प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बुलडोजर यहां पर चलाया। कांटा संख्या 3129 जो कि तालाब में निहित की गई थी, इस पर कुछ अवैध अतिक्रमण की शिकायत थी, तो इसके चिन्हांकन हेतु टीम भेजी गई थी कल, जिसके क्रम में राजस्व टीम द्वारा मौके पर दीवार और कुछ प्लॉटिंग की तत्व पाए गए, जिसको हटा दिया गया नियमानुसार। खबर श्रावस्ती से है, जहां जमुनहा ब्लॉक के ग्राम पंचायत देवरा में प्रधान और सचिव पर मनरेगा में फर्जी भुगतान का आरोप लगा है। ग्रामीणों का कहना है कि मजदूरों के नाम पर लाखों रुपए निकाले गए हैं, लेकिन कार्यस्थल पर कोई काम नहीं हुआ है। ग्राम पंचायत के काटेदार फारूक खां पर भी ग्रामीणों ने राशन की कालाबाजारी, तौल में गड़बड़ी और हिंदू कार्ड धारकों से अभद्रता के गंभीर आरोप लगाए हैं। देवी पाटन मंडलायुक्त ने 4 अगस्त को जांच के आदेश दिए थे, लेकिन कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। ग्रामीणों ने डीएम श्रावस्ती से निष्पक्ष जांच और कोटेदार का लाइसेंस निरस्त करने की मांग की है। मामला हम लोगों के यहाँ मनरेगा का कार्य कोई नहीं किया जाता है और किया जाता है काम तो दूसरे मजदूर से काम कराया जाता है और पैसा दूसरे मजदूर से निकाला जाता है। प्रक्रिया ये है कि जैसे शुरू में इनके पास बजट आया, वो
बनवाने के लिए, जैसे सुंदरबन हाँ सुंदरबन, तो सुंदरबन बनवाने में बनवाया नहीं, सहमत नहीं, पूरा नहीं बनवाया, आधा कार्य किया, आधा से पैसा खा गए। कौन है गांव सभा के प्रधान, क्या नाम है उसका? उसका नाम है चंदा देवी। जी सर, हमारे लोग की शिकायतें 1 साल से प्रधान और कोटेदार के खिलाफ चल रही हैं, जिसमें हम लोग कई जगह एप्लीकेशन देते हुए अभी तक हम लोग की कोई कार्रवाई ना किया गया है ना सुना गया है। जब एसडीएम द्वारा जांच कराया गया कोटा का, तो उसमें कोटेदार को दोषी पाया गया। दोषी पाते हुए नायब तहसीलदार द्वारा और बीडीओ द्वारा, सप्लाई इंस्पेक्टर द्वारा जमनहा जांच के उपरांत दोषी पाए जाने पर उसका कोटा का निलंबन आदेश पारित कर दिया गया। निलंबन आदेश पारित करने के बाद निरस्त कर दिया गया। निरस्त करने के बाद में एजेंडा जारी हुआ 19 तारीख को एजेंडा जारी होकर कैंडिडेट से आवेदन लिया गया। आवेदन के 2 माह पश्चात फर्जी आधार लगाकर दूसरे का दस्तावेज लगाकर वो कोटा बहाल करा लिया। कोटे के मामले में आए हैं, 1 साल से प्रक्रिया चल रही है। ग्राम सभा देवरा से हैं सर, और कोटे के बारे में कोटा खारिज भी हुआ था, एजेंडा भी जारी किया गया, प्रत्याशियों का नॉमिनेशन भी हो गया था। उसके बाद में कोटा फिर वहीं पहुंच गया फारूक खां के पास। जब लोग राशन लेने जाते हैं तो गलत तरीके से बात करते हैं, इसीलिए पब्लिक नाराज हुई और हम लोग उनके जो है एप्लीकेशन दिए, सुनवाई भी हुई, कोटा खारिज भी हुआ और उसके बाद में कोटा वहीं पहुंच गया। नॉमिनेशन के बाद में एजेंडा भी जारी हुआ था। खबर बलिया से है, जहां बाढ़ ने तबाही मचा दी है। गांव में पानी घुसने से अफरा तफरी का माहौल है। ताज़ा हालात में कटान की चपेट में आकर 10 पक्के मकान नदी में समा गए। इस भीषण कटान का एक्सक्लूसिव वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पक्का मकान देखते ही देखते ढहता नजर आ रहा है। गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। लोग अपना सामान समेटकर सुरक्षित जगहों की ओर भाग रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि हालात इतने बिगड़ जाने के बाद भी अब तक कोई बड़ा अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। हालांकि जिलाधिकारी का कहना है कि प्रशासन हालात पर पूरी नजर बनाए हुए है। अधिकारियों की टीमें मौके पर मौजूद है और राहत बचाव कार्य जारी है। कल से इतना जारी कटान चल रहा है, 20-25 घर पानी में चला गया। अच्छा। और यहाँ पर कोई सरकार बीडीओ कोई यहाँ पर आने जाने का कहीं जाने सुविधा नहीं है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा है और जलस्तर बढ़ने के नाते जो गंगा के उस पार है, गंगा नदी के उस पार का जो हमारा गांव है नौरंगा, उसके एक मजरे में, जिसे भगवानपुर कहा जाता है, चक्की नौरंगा भी स्थानीय स्तर पर कहते हैं, वहाँ कटान हुई है और कटान की वजह से 10 घर प्रभावित हुए हमारे। खबर लखनऊ से है, जहां यूपी एसटीएफ ने 3 छात्रों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी एटीएम बदलकर लोगों से ठगी करते थे, जिन पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। बता दें कि आरोपियों पर अलग अलग जिलों में कई मुकदमे दर्ज हैं। खबर लखनऊ से है, जहां नकली दवाओं की खेप मिलने के बाद लखनऊ में एफएसडीए और एसटीएफ की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। पार्वती मेडिकल एजेंसी और अमीनाबाद की न्यू बाबा मेडिकल एजेंसी को सील कर दिया गया है। 2 भाई नकली दवाओं का कारोबार कर रहे थे। उन्होंने अलग अलग फर्म बनाकर नेटवर्क तैयार किया था। करीब 2 करोड़ की नकली दवाएं चेन्नई भेजी गई थी, जिन्हें आगरा में उतारा गया। अब तक 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। टीम ने बड़ी मात्रा में नकली दवाएं बरामद की हैं। खबर उन्नाव से है, जहां के सुल्तान खेड़ा वार्ड के सूरजपाल, जो मानसिक बीमारी से ग्रसित थे, 5 साल पहले घर से लापता हो गए थे। उन्हें कोई नहीं ढूंढ पाया था और परिवार ने उन्हें खो दिया, ये समझ लिया था। लेकिन जून 2024 में पाकिस्तान के लाहौर जेल में बंद सूरजपाल की खबर भारतीय दूतावास को मिली। जांच में पुष्टि हुई कि वह वही व्यक्ति हैं। लंबी राजनयिक प्रक्रिया के बाद सूरजपाल को रिहा कराकर घर वापस लाया गया। परिवार और मोहल्ला उनकी वापसी से भावुक और खुश है। सूरजपाल का मानसिक स्वास्थ्य अभी भी अस्थिर है और परिवार उन्हें ठीक करने की कोशिश कर रहा है। प्रशासन और दोनों देशों के बीच मानवीय सहयोग की भूमिका अहम रही। तो सालों पहले एक व्यक्ति जो है लापता हो गया था, जिसके बाद पता ये लगा कि वो सालों से जेल में बंद था। और इसी के साथ साथ जब भारतीय दूतावास को इसकी सूचना मिली कि पाकिस्तान जेल में ये शख्स बंद है, तो दोनों ही देशों के बीच बातचीत हुई और 5 साल बाद घर वापसी शख्स की हुई है। हालांकि अभी भी मानसिक रूप से अस्थिर है, जिसके चलते घर वाले जो है आगे इलाज के लिए काम कर रहे हैं। और ऐसे में पूरा मोहल्ला जो है भावुक है, क्योंकि 5 साल बाद इस शख्स की वापसी हुई है। 5 साल पहले ये शख्स जो है वो खो गया था, जिसके बाद इसे ढूंढा गया, लेकिन फिर भी
इसका कोई पता नहीं लगा, लेकिन आखिरकार 5 साल बाद इसकी घर वापसी हुई है। भारतीय ट्रेन में बैठ घूमी था। हाँ, ऐसे लखनऊ जिला तक ऐसे ही रहा, चंडीगढ़ और भारतीय रेल में बैठ घूमी था। पाकिस्तान ना बड़े साहब के दौरा पर के नीली नीली मोटर चलती है, तो हम निकलवा दी नहीं। बोला बोला सकलाल लंगर की जय नीली नीली रहती, सवेरे लंगर आवती, हलवा आवती, दोपहर लंगर आवती, शाम फिर लंगर आवती। 3 साल हो गए, हमको पता लग गया और 5 साल बता रहे हैं तुमका बार बार। हमारे दिमाग खुशी तो लगबे करी, अच्छा लगबे करी। 5 साल बताओ, अब तक ते मने ये सबको आ रहा देखा कहाँ पता दे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ एक ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में रोजगार महाकुंभ 2025 का भव्य शुभारंभ किया गया। इस विशेष अवसर पर हजारों नव चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए, जिससे न केवल उनके सपनों को पंख मिले बल्कि उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा रोजगार सृजन की प्रतिबद्धता को भी बल मिला। साथ ही सरकार ने अपने विकास के रोड मैप की झलक भी दिखाई, जहां आज सीएम योगी के हाथों मुख्य सेविकाओं और फार्मासिस्टों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। एक खास रिपोर्ट देखिए। एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित मुख्य सेविकाओं एवं फार्मासिस्टों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न केवल नियुक्ति पाने वालों को शुभकामनाएं दी, बल्कि भारत के भविष्य की नींव को मजबूत करने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि वर्ष 2047 में हम एक ऐसे भारत की कल्पना करते हैं जो विकसित हो, आत्मनिर्भर हो, और उस दिशा में पहला कदम गांवों से, गलियों से और आंगनबाड़ी केंद्रों से उठता है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश ने बालिकाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत अब तक 26 लाख बेटियों को लाभान्वित किया जा चुका है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पिछले 8 वर्षों में राज्य पुलिस बल में 40,000 से अधिक बेटियों की भर्ती की गई है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि आज जब गांव सशक्त होंगे, आंगनबाड़ी केंद्र सक्षम होंगे और महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी, तभी आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा। याद रखना, देश के बचपन को बचाने की पूरी जिम्मेदारी, प्रदेश के बचपन को बचाने की महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी है वह दायित्व आपके ऊपर आ रहा है। इसी के लिए प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा। हमेशा प्रधानमंत्री जी इस बात पर जोर देते हैं कि जो हमारी आंगनबाड़ी की बहनें हैं, उन बहनों का काम उसी प्रकार से है जैसे मां यशोदा का काम था। भगवान श्री कृष्ण को उनके जन्म से लेकर के और 6 वर्ष की उम्र तक का लालन पालन मां यशोदा ने किया था। याद रखना, जब भी कृष्ण की बात आती है, श्री कृष्ण की बात आती है, तो मां यशोदा को भी हर व्यक्ति याद करता, स्मरण करता और उसी श्रद्धा भाव के साथ उन्हें सम्मान देता है। तो ये मानकर के चलिए कि बचपन स्वस्थ है तो आगे का जीवन अपने आप ही समृद्धि के पथ पर अग्रसर होगा। ये रास्ता यहीं से शुरू होता है। प्रधानमंत्री जी ने 2047 का लक्ष्य देशवासियों को दिया है। 2047 में कैसा भारत चाहिए? एक ऐसा भारत जो विकसित हो, आत्मनिर्भर हो, समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ते हुए दुनिया का नेतृत्व करने वाला हो। ऐसे भारत के निर्माण का रास्ता कहीं से जाता है तो वह आंगनबाड़ी केंद्रों से जाता है, गांव से जाता है, गलियों से होकर के जाता है। वहां के अपने नवजात शिशुओं की, कुपोषित माताओं के जीवन स्तर को उठाने की दिशा में एक बेहतरीन प्रयास करने की दिशा में हम सबको कार्य करना होगा। आज आप इस बात को कह सकते हैं कि चयन की प्रक्रिया में आपके साथ न भेदभाव हुआ है, तो आपको भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना। 25 करोड़ जनता के लिए आपको सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है। और याद करना, ये मिशन रोजगार के साथ हम लोग नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम को इसीलिए जुड़ते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी इस बात को कहते हैं कि यह इस बात का संकेत होना चाहिए कि किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ है, न होना है। तो
अगले व्यक्ति की भी गारंटी होनी चाहिए कि वह भी इस बात की गारंटी के साथ जुड़े कि कोई भेदभाव हम भी नहीं होने देंगे, न करेंगे। अगर यह जिम्मेदारी होगी तो हम न केवल अपनी सेवा के प्रति बल्कि अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों का भी ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करेंगे। वहीं कल यानी मंगलवार को लखनऊ में रोजगार महाकुंभ 2025 का भव्य उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नव चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे और राज्य के रोजगार परिदृश्य को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने श्रम विभाग के श्रम न्याय सेतु पोर्टल और ई कोर्ट पोर्टल का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश को ये सौभाग्य प्राप्त है कि यहाँ भारत की सबसे बड़ी युवा आबादी निवास करती है। उन्होंने युवाओं को अपार ऊर्जा का स्रोत बताते हुए कहा कि राज्य सरकार का पूरा ध्यान इस ऊर्जा को सही दिशा देने पर केंद्रित है। एक समय था जब उत्तर प्रदेश से लाखों लोग रोजगार के लिए पलायन करते थे, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। प्रदेश खुद रोजगार देने की स्थिति में पहुंच चुका है। सीएम योगी ने यह भी बताया कि 2017 में सरकार के गठन के बाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी कि ओडीओपी योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना ने राज्य को सूक्ष्म, लघु एवं मध्य उद्यमों यानी कि एमएसएमई को नया जीवन दिया है। वर्तमान में राज्य में लगभग 96 लाख यूनिट सक्रिय हैं, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। कार्यक्रम में ये भी बताया गया कि आने वाले महीनों में 50,000 से अधिक युवाओं को विभिन्न सेक्टर्स में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री और स्किल्ड युवा दोनों एक दूसरे के पूरक बनकर राज्य को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करेंगे। पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर जो कार्य प्रारंभ हुए उसका परिणाम था कि जिस प्रदेश में पहले गांव का गांव प्लान करता था रोजगार के लिए, आज वो स्वयं भी अपने यहां रोजगार उपलब्ध करवा रहा है। याद करिए, परंपरागत उद्यम के क्लस्टर यूपी के अंदर थे, लेकिन धीरे धीरे करके समय के अनुरूप उसको प्रोत्साहन न मिलने के नाते इंस्पेक्टर राज के कारण तमाम संस्थाओं के अनावश्यक हस्तक्षेप के कारण वह बंदी के कगार पर पहुंच गया। 2017 में जब हम लोग आए थे, हम लोगों ने फिर से उन संस्थाओं को देखा। पिछले 8 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस में, अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस में 2,19,000 भर्तियां हम लोगों ने की और उत्तर प्रदेश के युवाओं को इसके माध्यम से सरकारी नौकरी दी। अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 1,56,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न किया और अलग अलग विभागों की पूरी सूची अगर आप लिखेंगे तो ये संख्या बढ़ करके उसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इरिगेशन है, पीडब्ल्यूडी है, कृषि है, विश्वविद्यालय हैं, इन सबको अगर हम जोड़ते हैं तो ये संख्या 8.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाने वाला देश के अंदर सबसे बड़े राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश की गिनती आती है। इन दोनों अहम कार्यक्रमों के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर ये स्पष्ट संदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं के भविष्य, महिला सशक्तिकरण और समग्र विकास को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सीएम योगी का नेतृत्व प्रदेश को उस दिशा में ले जा रहा है जहां गांव, गरीब, महिला और युवा सभी विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। चाहे बात हो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से बेटियों को सम्मान देने की या रोजगार महाकुंभ के जरिए लाखों युवाओं को अवसर देने की। योगी सरकार की योजनाएं केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर परिणाम दे रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन में 2047 का भारत सिर्फ विकसित नहीं बल्कि आत्मनिर्भर, सशक्त और सामाजिक रूप से समर्थ होगा और उसकी नींव आज उत्तर प्रदेश में रखी जा रही है। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।